क्लास 8 हम अब प्रांजल का लेसन 8 पढ़ेंगे। जल ही जीवन है। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे शायद ही कोई अपरिचित होगा। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की एक एक बूंद कीमती है, फिर भी इसके संरक्षण के लिए हम उतने सतर्क नज़र नहीं आते जितना होना चाहिए। हमें समझना होगा कि जल के बिना हमारा वजूद यानी अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। आइए इस पाठ को पढ़कर जल की उपयोगिता व महत्व जानें। जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। यदि हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी। संरक्षण का मतलब बचाना, उसको। समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये पूरा जो हमारा क्रिएशन है, अर्थ है, ये ख़त्म हो जाएगी। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। पेयजल, पीने का पानी, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल के उपभोग की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर है, यानी कि एक व्यक्ति को रोज़ाना 2.5 बाल्टी पानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के महत्व से परिचित करवाने के लिए ही प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व के लिए जल की कमी चिंता का विषय बन गई है। एक अनुमान के अनुसार अब से कुछ ही वर्षों में विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। 1/3 यानी 33% लोगों को जल की कमी हो जाएगी। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय क्षेत्रों के रूप में तथा बर्फ, भूमिजल और वायुमंडल में अदृश्य रूप में पाया जाता है। परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल को बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं, पोर्टेबल वाटर। शुद्ध जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 0.006% है। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ये सभी प्राकृतिक स्रोत सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ जल मिलता है आप जानते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र जितने हमारे आर्कटिक और एंटार्कटिक है, वहाँ बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है पानी, और धरती के अंदर पानी है, और हवा में भी नमी के रूप में पानी है। तो वो दिखता नहीं है हमें, लेकिन होता है। जैसे आप एक गिलास में बर्फ़ रख दीजिए तो उसके बाहर जो जल की बूंदें, वो हवा का जो पानी होता है वो ठंडा होकर जम जाता है, तो पता चलता है कि हवा में पानी है। तो ये जितने प्राकृतिक स्रोत हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं धरती के, उससे जल चक्र वाटर साइकिल बनता है। कि देखिए इसमें समंदर है या नदी है या तालाब है या झील है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये भाप बन के पानी ऊपर गया, और ये आपके जो पहाड़ों पे जमी बर्फ़ है, ये भी इससे नदियाँ बन के आ रहा है पानी नीचे। और पेड़ों से जो है वो उनमें जो ट्रांसपिरेशन होती है, उससे भी पत्तियों से पानी उड़ के ऊपर जाता है सूरज की रोशनी से, गर्मी से, और ऊपर जाके ये घटाएं बन जाती हैं, यानी बादल बन जाते हैं, और फिर बारिश के रूप में पानी फिर नीचे आ जाता है। तो ये एक चक्र जो है वो चलता रहता है। और इस सब का जल चक्र से क्या होता है, इससे जो है पृथ्वी पर जल चक्र बना रहता है और लगातार हमें पानी मिलता रहता है। तो ये जल की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है। यह अपनी 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में उपस्थित रहता है। ठोस रूप में आइस, द्रव के रूप में जो पानी जो हम पीते हैं लिक्विड, और गैस के रूप में जो स्टीम होती है, भाप, उसके रूप में ये उपस्थित रहता है, या नमी हवा की। पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। सूर्य की गर्मी से जल को वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं, एवापोरेशन जिसको बोलते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र और झीलों के जल को गर्म करती है तथा
गैस में परिवर्तित करती है। गर्म वायु वातावरण में ऊपर उठकर वाष्प बन जाती है। जब वायु काफ़ी ठंडी होती है तब जलवाष्प वायु के कणों पर पिघलकर बादलों का निर्माण करता है। मतलब कोई भी एक छोटा पार्टिकल होता है जैसे किसी रेत का, या उसके चारों तरफ पानी जमा होने लगता है, और वो पानी जब बहुत भारी हो जाता है उसका वाष्प जो है वो फिर नीचे आ जाती है पानी के रूप में। बादल आर्द्रता को रोक नहीं पाते, आर्द्रता यानी नमी को, और वे हिम यानी बर्फ़ के रूप में बर्फ़ भी गिरती है। वर्षा, ओले यानी हेल स्टॉर्म जो होता है उसके रूप में गिरते हैं। जलीय चक्र निरंतर चलता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इस प्रक्रिया के अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं सूरज ही है, यानी सूरज की रोशनी। वो ना हो तो जीवन जो है बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। और पानी तो चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब तो चाहिए ही। बट पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो लेकिन अल्टीमेट सोर्स जो है वो सूरज है। एशिया के 3 में से 1 व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। एशिया एक्चुअली थोड़ा सा ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, जो अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं और उनमें बहुत कमियाँ हैं। शहरी गरीबों में से 40% को और कई ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता। हमारा देश अपार जल स्रोतों वाला देश है। देश की सीमाएं 3 ओर से समुद्र से घिरी हैं। उत्तर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। जलीय जीवन का नारा हमारे देश में बहुत ही प्रचलित रहा है, लेकिन इतने जल स्रोतों के होते हुए भी हमारे देश में नागरिक जीवन भयानक जल संकट से गुजर रहा है। नदियाँ, तालाब, प्राचीन बावड़ियाँ, कुएं, झरने बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं और साथ ही तेज़ी से सूख रहे हैं। जल संकट ने परंपरागत जल स्रोतों को अपनी चपेट में लिया ही है। भूमिगत जल भी इससे अछूता नहीं रहा है। देश के कई स्थानों में भूजल समाप्ति की कगार पर है अथवा तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है। आज़ादी के समय जहां हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 5100 क्यूब मीटर थी, वहीं घन मीटर थी, वहीं अब वह घटकर केवल 1750 क्यूबिक मीटर और घन मीटर रह गई है। व्हाट इज़ क्यूबिक मीटर? आप एक कंटेनर लीजिए जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो उसमें अगर आप पूरा पानी भर देंगे तो दैट विल बी 1 घन मीटर, 1 क्यूबिक मीटर। तो हमें कितना चाहिए वो आप देखिए। पहले कितना था, अब घटकर कितना कम रह गया। यानी कि जल के स्रोत सूख रहे हैं, ज़मीन के अंदर का पानी कम होता चला जा रहा है या पॉल्यूट हो रहा है। सतही और भूमिगत जल स्रोतों से उपलब्ध पानी निरंतर कम होता जा रहा है। जो पानी उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है, उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है। आज पानी विभिन्न मानव संविदाओं में समान रूप से वितरित है। इसलिए यह अनिवार्य है कि हम मीठे जल के प्रमुख स्रोत यानी वर्षा जल का विवेकी होकर उपयोग करें। मतलब नदियाँ तो इतनी पॉल्यूट हो गई हैं। गेंजिस नदी जो है, गंगा नदी, उसका पानी तो इतना स्वच्छ माना जाता था कि कई साल रखने पर भी ख़राब नहीं होता था। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो कि वो जब पहाड़ों से आती है तो उसमें घुल जाते थे। लेकिन अब वही नदी का पानी काफ़ी पॉल्यूट हो चुका है। उसमें सभी लोग नहाते हैं तो कभी साबुन फेंकते हैं, कभी उसमें बहुत गंदगी फेंकी जाती थी। तो अब वो आप जानते हैं गंगा एक्शन प्लान चल रहा है ये 1985 से, तो जिससे उसको स्वच्छ करने का अभियान जारी है। उसके किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं ताकि गंदगी उसमें ना फेंकी जा सके। अगर उसके खिलाफ़ सख्त कानून बना दिए जाएं कि उसमें आप जो है साबुन से नहा नहीं सकते या कोई मवेशियों को नहला नहीं सकते, या उसमें जो है आप कुछ ये पूजा का सामग्री बहुत फेंकी जाती है, कई बार डेड बॉडीज़ फेंक दी जाती हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो अगर इस सब पे रोक लगा दी जाए तो गंगा स्वच्छ हो जाए, जो कि आजकल लॉकडाउन के समय काफ़ी साफ़ हो गया है उसका पानी। इससे पता चलता है कि हम ही लोग हैं गंदगी करने वाले, हमें ही अपनी क्रियाकलापों पे रोक लगानी होगी।
वर्षा अत्यंत अनिश्चित है। कई जगहों में यह अपर्याप्त और परिवर्तनशील भी है। अपर्याप्त पूरी नहीं पड़ती। जहाँ राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 200 मिलीमीटर है, तो असम में वह 12,000 मिलीमीटर है। देश की लगभग सभी भागों में वर्षा होती है और उसे विकेंद्रीकृत रूप से संचित किया जा सकता है, मतलब अलग अलग केंद्रों पर उसे संचित किया जा सकता है। असम में जो एक जगह है चेरापूंजी, वहाँ सबसे ज़्यादा विश्व की में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वहीं राजस्थान में सिर्फ 200 मिलीमीटर। कैसे नापते हैं? एक वर्षा नापने का यंत्र होता है, मार्क्ड होता है मिलीमीटर्स में, उसको रख दिया जाता है जब बारिश होती है और फिर देखा जाता है वो कितने मिलीमीटर भरा, उसी से पता चलता है कि कितनी वर्षा हुई। वर्षा जल के संरक्षण की अवधारणा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आप साइंस में पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसे फसल काटना, और रेन के वाटर को यानी कि बारिश के पानी को एकत्रित करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। 4000 साल पहले के कांस्य युग से ही, यानी मानव सभ्यता के ऊषा काल से ही अस्तित्व में रही है, क्योंकि पानी तो बहुत ही ज़रूरी होता है। जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। आप देखिएगा हर बड़ा शहर किसी न किसी नदी के किनारे है, कि पानी जो है जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत से ही कांस्य युग जब था, कांस्य युग कौन सा था? कॉपर, जो ब्रॉन्ज एज थी, जिसमें कॉपर और टिन को मिला के जो ब्रॉन्ज बना था, तो 4000 साल पहले से ही यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है हमारे देश में। उस काल के समुदाय भी अपने मकान की छतों से वर्षा जल को ज़मीन पर बने कुंडों में एकत्र करते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? जो ऊपर टैंक्स होते हैं, पानी के टैंक्स होते हैं, जो पाइपों के ज़रिए नीचे ज़मीन में जाता है वो पानी, तो सारा पानी ज़मीन में चला गया, तो जो वाटर लेवल होता है, वाटर टेबल जिसको बोलते हैं, वो ऊपर आ जाती है। और कुछ पानी आप घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए, जैसे पोछा लगना या बर्तन धुलना या घर धुलना, या आप अपने पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं उससे। पानी को बहने नहीं देना चाहिए, वो बह के जो है वो उड़ जाता है हवा में, फिर वो उसका हमें नहीं मिल पाता। राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्यों में साल भर के लिए पेयजल की आपूर्ति हेतु जल संरक्षण की विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रणालियाँ विकसित हुई हैं। राजस्थान में तो पानी बहुत ही प्रेशियस है, तो पेयजल की आपूर्ति यानी पूरी करने के लिए बहुत सारे ऐसी प्रणालियाँ विकसित हुई हैं कि लोगों को पानी मिलता रहे। कभी आप माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी की जाइए तो वहाँ देखिए एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं किया जाता। पानी को रिसाइकिल किया जाता है और फिर शुद्ध करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रणालियों की बदौलत मनुष्यों और मवेशियों को वर्ष भर पीने का पानी मिलता रहता है। कई स्थानों में तो जल संरक्षण की संरचनाएं मकान के मूल ढांचे का एक हिस्सा हुआ करती हैं। तो अब जो है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। मकान के ऊपर आपको ये बनाना ज़रूरी हो गया है, ताकि जो वर्षा का पानी है वो वेस्ट ना होने पाए। इमारत की मूल योजना में ही वर्षा जल संचयन की प्रणाली को शामिल करना अधिक किफ़ायती साबित होता है। मतलब जब आप मकान बना रहे हैं तभी इसको अगर आप बना लें तो आपके लिए ये कम पैसे खर्चा करने वाला काम होगा। बाद में आप बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो इमारत बनने के बाद उन्हें स्थापित करने में अधिक खर्चा आता है। मकानों की छतों से संचित किया गया वर्षा जल बजरी और रेत की परत से छनकर एक टंकी में जमा होता है। वर्षा जल का संचय रिहायशी मोहल्लों, व्यावसायिक इमारतों और कर्मचारी आवास भवनों में सफलतापूर्वक किया जाता है। तो रिहायशी का मतलब रेजिडेंशियल, जहाँ लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। क्योंकि इन सब की छतें बड़ी बड़ी होती हैं, इन छतों से बह निकलने वाला पानी नीचे की ओर जाने वाले पाइपों से एक टंकी में जमा होता है। यहाँ से पानी पुनर्भराव रिचार्ज कुंड में जाता है। इसके बीच में एक गहरा कुआं होता है। ठीक है, तो कुएं के थ्रू ये एक कुंड होता है ज़मीन के अंदर, तो ये वहाँ चला जाता है। रिचार्ज मतलब पुनर्भराव, जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं अपना, वैसे ही पानी को धरती के अंदर रिचार्ज करना पड़ता है, वरना वाटर टेबल नीचे जाती रहेगी और हमें मिलेगा ही नहीं पीने का नीचे साफ़ पानी। शहरी इलाकों में बहुमंजिली इमारतें काफ़ी सामान्य हैं, उनमें भी वर्षा जल संचित करके पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत प्राप्त किया जा सकता है।
छतों से वर्षा जल विभिन्न पाइपों से एक आड़े फिल्टर से होकर गुजरता है। इससे छनकर आए पानी को एक टंकी में जमा किया जाता है, जहां से पंप करके उसे घरों तक पहुंचाया जाता है। अतिरिक्त पानी को गुरुत्वाकर्षण फिल्टर से भूमिगत जल भंडारों में भेजा जाता है। कुछ तो लोगों के काम आ जाता है और बाकी को गुरुत्वाकर्षण फिल्टर होता है जो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है, और जो ज़मीन के अंदर जो जलों के भंडार हैं वहाँ भेज दिया जाता है उस पानी को। चेक डैम बनाकर कृत्रिम रूप से भूजल भंडारों को भरकर भूजल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। भूजल स्तर धरती के अंदर के जल के स्तर को, यानी वाटर टेबल को। कैसे? चेक डैम बनाकर। ये डैम क्या है? चेक डैमों के पीछे जमा हुआ वर्षा जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता जाता है और चारों ओर के इलाके का जल स्तर को ऊपर उठाता है। तो क्या होता है, इससे आप जल्दी ही पानी मिल जाएगा ट्यूबवेल वगैरह में, अगर उसका वाटर टेबल ऊपर आ गया तो जमा कर लेते हैं चेक डैम के पीछे पानी को। डैम्स टाइप के होते हैं और वो पानी नीचे चला जाता है, सीप करता जाता है और फिर अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा धरती में नमी जब होती है तो वो खेती के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। जल संरक्षण के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँ, तो ये आप ये भी नोट करते जाएं किसका आंसर है। एक के अणा का। नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ न करें। फलों तथा सब्जियों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूलों तथा सजावटी पौधों के गमलों को सींचने में किया जा सकता है। पानी की बोतल में बचे हुए जल को फेंकें नहीं, अपितु इसका पौधों को सींचने में उपयोग करें। हमारे घर में पानी का रिसाव न हो। कपड़ों तथा खाद्य सामग्री को धोते समय नलों को खुला न छोड़ें। जल को कदापि नाली में न बहाएं, बल्कि इसे अन्य उपयोगों जैसे पौधों अथवा बगीचे को सींचने अथवा सफाई इत्यादि में लगाएं। और अगर नल वगैरह ख़राब हो जाए उनको तुरंत रिपेयर कराएं। पाइपें में अगर कोई लीक हो जाए उनको तुरंत रिपेयर कराएं। तो आप ये देख रहे हैं फल और सब्जियां जो हैं इनमें भी बहुत पानी होता है, आपको पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में 70% पानी है और फलों और सब्जियां तो कुछ ऐसी हैं कि उसमें 99% पानी है। वाटरमेलन इत्यादि में पानी बहुत होता है, इसलिए हमें फल सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इन कारखानों को लगाने से पूर्व इनके अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि किसी अन्य स्रोतों में बहा दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता और प्रदूषित हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो उसके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अवशिष्ट पदार्थ, तो वो नदियों, नहरों, तालाबों को पॉल्यूट कर रहे हैं। उसको रोकना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए कि जो है जो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको गंदा ना किया जाए। तो इससे रिलेटेड आप जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, कर लीजिए।